प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल मेथड टू पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का 2022 में आया हुआ सेट 3 देखेंगे, जिसका कोड 324FH है। ठीक है ना बच्चों। इससे पहले हम 2 सेट 2022 के और 7 सेट 2023 के उनका हल हम करवा चुके हैं। ठीक है ना बच्चों। अगर आपको उनका सोल्यूशन करना है, आपने अभी तक नहीं किया है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके उनको कर लेना। ठीक है ना बच्चों। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सी हेल्पफुल वीडियो आने वाली हैं। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित के सभी खंड हल कीजिए। ठीक है ना, हमें इन सभी खंडों को हल करना है। ठीक है बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले का क्या। तो बच्चों ये कह रहा है कि यदि ए बराबर आपके पास एक सेट है ए बी और आपके पास दूसरा सेट है बी, वो क्या है, वो है 2,3, और आपके पास तीसरा सेट सी है, वो क्या है 3,7। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। ठीक है ना बच्चों, आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो बच्चों आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड कर लो। ठीक है ना, बी यूनियन सी फाइंड करने के बाद उसका हम ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। ठीक है ना, ये क्या होता है, कर्मित युग्म होता है ना। इस ये क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन। ठीक है ना, हमें इसके साथ कार्तीय गुणन करना है। देखिए बच्चों, हम जब बी यूनियन सी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बी का सी के साथ यूनियन क्या हो जाएगा, 2,3 यूनियन 3,7। यूनियन का मतलब है सारों को कंबाइन करके लिख दो, बस कोई एलिमेंट रिपीट ना करे। ठीक है ना, तो 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब देखिए 3 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो बस एक ही बार लिखो और इसका 7 आ जाएगा। ठीक है ना, कंबाइन करके सारे एलिमेंट लिख दिए बी और सी के। ठीक है ना, अब देखिए हम इसका बी यूनियन सी का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कार्तीय गुणन निकालेंगे। ठीक है ना, ये हो जाएगा बी यूनियन सी इक्वल्स टू, ये आपके पास ए आ गया, ए कोमा बी, और इसके साथ आपको क्रॉस प्रोडक्ट किसका निकालना है, बी यूनियन सी का, यानी 2, 3 और 7 का। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए ए का इन तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्या आ जाएगा, ए कोमा 2, ये कर्मित युग्म बन जाएगा ए का 2 के साथ, फिर ए का 3 के साथ बनेगा और ए का 7 के साथ बनेगा। ठीक है ना बच्चों, 3 तो ये हो गए, ए का इन तीनों के साथ, फिर बी का इन तीनों के साथ, तो बी का 2 के साथ आ जाएगा, बी का 3 के साथ आ जाएगा, और बी का ही किसके साथ, 7 के साथ आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये पूरा आपका कार्तीय गुणन बन जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हल कीजिए, ये है आपके पास। ठीक है ना, तो देखिए बच्चों इसको कैसे हल करेंगे हम। ख क्वेश्चन, ये है आपके पास टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा प्लस रूट थ्री टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा इक्वल्स टू रूट 3। ठीक है ना, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दो को तो यहीं रखते हैं इधर ही, टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा प्लस इस वाली चीज़ को हम इक्वल के उधर ले जाते हैं। ठीक है ना, इस टर्म को, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा। अब यहाँ से रूट 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा इक्वल्स टू रूट 3 कॉमन आ जाएगा, और इंटू में आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा। ठीक है ना बच्चों, अब ये क्या आ जाएगा, ये प्रोडक्ट पूरा का पूरा इसके अपोन में आ जाएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा। ठीक है ना बच्चों, और इक्वल्स टू क्या बचेगा, रूट 3 बचेगा। अब देखिए बच्चों ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, है ना, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन बी का फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेन ए प्लस बी, यानी थीटा प्लस टू थीटा, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन 3 थीटा, और ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम टेन π/3, है ना, ये 60 की वैल्यू होती है टेन में, टेन 60 की वैल्यू रूट 3 होती है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेन π/3। अब देखिए बच्चों, इसका हम व्यापक मान निकाल देंगे यहाँ से, क्योंकि ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, इसने सिर्फ हल करने के लिए कहा है, तो हम इसको हल करेंगे। तो देखिए जब भी टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा आ जाए, देखो जब भी टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा आ जाए, तो आप क्या करोगे, आप थीटा इक्वल्स टू क्या लगा दोगे, एन पाई प्लस एल्फा, है ना, एन पाई प्लस एल्फा, जहाँ एन जो है वो किससे है, इंटीजर से है। ठीक है ना बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू, ये वाला थ्री थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, थ्री थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस π/3। ठीक है ना, अब ये 3 अपॉन में आ जाएगा इन दोनों के, इसके भी और इसके भी, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू एन पाई बाई थ्री प्लस π/9। ठीक है ना बच्चों, ये आपका हो जाएगा आंसर।
जहाँ पे ये n जो है वो इंटीजर के सेट से है, z से, ठीक है ना बच्चों, या i से। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यह क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कोसेक इनवर्स 1/x बराबर साइन इनवर्स x है, ठीक है ना। हमें क्या प्रूफ करना है, कोसेक इनवर्स 1/x बराबर हमें प्रूफ करना है साइन इनवर्स x। ये एक फॉर्मूला होता है इनवर्स में, लेकिन हमें इसको भी प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना हमने क्या मान लिया, हमने इसको मान लिया कोसेक इनवर्स x को, कोसेक इनवर्स 1/x को हमने थीटा मान लिया, ठीक है ना। अब देखिए कोसेक इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/x इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास कोसेक थीटा, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए अगर मैं x को यहाँ पे ले जाऊँ, कोसेक को इधर ले आऊँ, तो ये क्या हो जाएगा 1/कोसेक थीटा, ये हो जाएगा 1/कोसेक थीटा इक्वल्स टू x हो जाएगा। 1/कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू x, ठीक है ना। अब देखिए साइन थीटा को अगर मैं इधर पहुंचा दूं तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए हम कोसेक इनवर्स 1/x को थीटा मान करके चले थे और थीटा बराबर साइन इनवर्स x आ गया, तो इसका मतलब कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स 1/x बराबर साइन इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, अतः अतः कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ठीक है ना बच्चों। ये इजीली आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो है आपके सिलेबस में नहीं है, हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये आपके सिलेबस में नहीं है, कट चुका है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सदिश ये है और ये है, इसके बीच का कोण हमें निकालना है ना, बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, ये जो स्टार वाले क्वेश्चन है ना बच्चों, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, ये कट चुके हैं, इसलिए हम इनको नहीं कर रहे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, है ना, और बी वेक्टर जो है वो क्या है, आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, इनके बीच का कोण हमें निकालना है, ठीक है ना बच्चों। तो आप जानते होंगे एक आपके पास फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का, क्या होता है वो होता है कि वेक्टर ए का परिमाण डॉट वेक्टर बी का परिमाण और इनटू में कोस थीटा, है ना, ए बी कोस थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा होता है ना। तो हम यहीं से कोस थीटा निकालेंगे, ठीक है ना बच्चों, क्या करेंगे हम यहाँ से यहीं से कोस थीटा निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कोस थीटा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ए डॉट बी अपॉन ए का परिमाण बी का परिमाण, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए डॉट बी रखते हैं, यानी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है बच्चों। अब देखिए अपॉन में क्या करते हैं, ए का परिमाण रखते हैं, ए का परिमाण क्या आ जाएगा, अंडर रूट, ये आ जाएगा आई का मल्टीपल का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर प्लस फिर एक का स्क्वायर प्लस फिर एक का स्क्वायर, जो आई के इंटू में है उसका स्क्वायर, फिर जो जे के इंटू में है उसका भी स्क्वायर, फिर के इंटू में है उसका भी स्क्वायर। इसी तरह दूसरे वाले का, ये वाले का 1 का स्क्वायर फिर प्लस इसके इंटू में क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये इसका परिमाण निकल गया। अब देखिए जब हम किसी वेक्टर की दूसरे वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे होती है, आई डॉट आई 1 हो जाता है, इनके मल्टीपल की गुना हो जाती है, तो 1 इंटू 1, और आई की जब जे में करेंगे वो भी 0 हो जाएगा और आई की के में करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जे की जे में करेंगे तभी मिलेगा, बस जे की आई में करेंगे वो भी 0, जे की के में करेंगे वो भी 0, तो जे डॉट जे 1 हो जाएगा और इन इसके मल्टीपल की इसके मल्टीपल में गुना कर देंगे, जो इसका कोफिशिएंट है उसकी इसके कोफिशिएंट के साथ गुना हो जाएगी, तो 1 इंटू -1 ये हो जाएगा -1, फिर +1 इंटू +1 ये हो जाएगा +1 अपॉन अंडर रूट में आ जाएगा क्या 3, और इधर से क्या आ जाएगा यहाँ से भी 3, और इधर क्या चल रहा है हमारे पास कोस थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट होकर के क्या बचेगा आपके पास, कोस थीटा इक्वल्स टू ये बचेगा 1 अपॉन के रूट 3 की 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से थीटा निकाल लेंगे बस, थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कोस इनवर्स -1/3, ठीक है ना बच्चों, ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों दूसरे का क्या क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, हम क्या क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन आपके सिलेबस में है नहीं, क्या करते हैं, देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू, ये हमें प्रूफ करना है टेन इनवर्स 3/4, ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों
तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इस कोस इनवर्स को थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। थीटा मान करके करेंगे इसको लेट, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में इसको हम टी मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, कोस इनवर्स 4/5 को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये क्या हो जाएगा आपके पास 4/5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा कोस थीटा, यानी कोस थीटा इक्वल्स टू 4/5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से इस कोस थीटा से देखिए, इस कोस थीटा को आपको टेन बनाना है किसी भी तरह करके। तो हम इस कोस थीटा को टेन कैसे बनाएं, तो हम क्या करेंगे, कोस को तो डायरेक्ट बना नहीं सकते, कोस को सेक में ले जा सकते हैं और सेक को टेन में ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो कोस को हम क्या लिख देंगे, हम ऐसे लिख देंगे 4/5 इक्वल्स टू 1/sec थीटा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 1/sec थीटा, और सेक थीटा इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा सेक थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5/4, ठीक है। ये इधर ये इधर ये इधर, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, √1 + tan² थीटा लिख सकता हूँ, है ना। कौन सा फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा, इसको उधर पहुँचा देंगे और स्क्वायर उधर रूट में पहुँचा देंगे, तो वहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5/4 जो का तू। अब ये सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट जो है, आप इसको स्क्वायर रूट को स्क्वायर में पहुँचा दीजिए या दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा 1 + tan² थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 25/16, ठीक है ना। अब ये 1 माइनस में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा tan² थीटा इक्वल्स टू 25/16 -1, ठीक है ना। अब यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे 16 यहाँ चला जाएगा, 25 में से 16 गए, कितने बचेंगे, 25 में से 16 गए 9 बचेंगे, 9/16 आ जाएगा। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट चला जाएगा, ये हो जाएगा √9/16 9/16, तो ये हो जाएगा 3/4। अब यहाँ से जब हम थीटा बचाएंगे, देखिए जब यहाँ से हम ये थीटा बचाएंगे, थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए हम इसको क्या करके चले थे, थीटा लेकर के चले थे कोस इनवर्स को, और हम क्या ले आए, हम थीटा ही ले आए tan इनवर्स के इक्वल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया अतः अतः कोस इनवर्स 4/5 बराबर क्या आ गया, कोस इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4 आ गया, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यह क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि x बराबर आपके पास a cos स्क्वायर 2t हो, a cos स्क्वायर 2t हो, और y बराबर a sin स्क्वायर 2t हो, तो आप क्या करो dy/dx की वैल्यू निकाल दो, ठीक है ना। तो ये कैसे होगा, देखिए हम अलग अलग इसका भी t की रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे और इसका भी t की रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, ठीक है ना। और दोनों का अलग अलग अवकलन करने के बाद इसको समीकरण 2 बना देंगे, इसको समीकरण 1 बना देंगे और समीकरण 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, dy/dx आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए चलते हैं करते हैं ना, ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे dwr2x r2t, है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, या t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा dx/dt इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट है, ए को बाहर छोड़ दो, कोस स्क्वायर 2t का कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको एक्स स्क्वायर मान के करेंगे, जैसा एक्स स्क्वायर का करते हैं। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो इसका हो जाएगा 2 cos 2t, ठीक है ना। हमने cos 2t को x माना, cos 2t को x मान करके एक्स स्क्वायर का किया तो 2x आ गया। अब जिसको हमने t माना था यानी cos 2t, उसका दोबारा करेंगे तो cos 2t का क्या हो जाएगा माइनस sin 2t, ठीक है ना। अब देखिए 2t का दोबारा होगा तो 2t का दोबारा होगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ओवरऑल कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 a, 2 दूनी 4 a और माइनस, तो माइनस के 4a, ये आ जाएगा आपके पास sin 2t cos 2t, ठीक है ना, sin 2t cos 2t, ठीक है। इसको रख लेते हैं यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं आगे, देखिए हमारे पास क्या है y बराबर a sin स्क्वायर 2t। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dt आ जाएगा, और इधर a तो कांस्टेंट है, sin स्क्वायर 2t का भी ऐसे ही करेंगे जैसे एक्स स्क्वायर का करते हैं, तो ये आ जाएगा 2x यानी 2 sin 2t। लेकिन जब भी आप किसी चीज़ को x मान करके करते हो तो उस x का दोबारा करना होता है। अब देखिए ये sin 2t है, sin 2t का दोबारा करेंगे, लेकिन 2t का भी नहीं होता, हमारे पास होता है sin x का, है ना। sin t का होता तो कर देते डायरेक्ट, इसलिए 2t को भी हम x मान करके फिर कर रहे हैं, तो sin x का क्या हो जाएगा cos 2t हो जाएगा। अब ये 2t का दोबारा होगा जिसको हमने x माना था, तो ये 2t का दोबारा करेंगे तो t का मान 2 × आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। इसमें श्रृंखला नियम लगता है ये, ठीक है ना, श्रृंखला नियम से होता है इस तरीके से ये, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 a आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 a आ गया, इंटू में आ जाएगा आपका sin 2t और इंटू में आ जाएगा cos 2t, ठीक है ना। ये क्या है आपका dy/dt, ये हो जाएगा आपका दूसरी इक्वेशन। अब देखिए समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, भाग करने पर समीकरण 2 भाग समीकरण 1, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dt
अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू 4a साइन 2t इंटू कोस 2t अपॉन माइनस 4a साइन 2t इंटू कोस 2t। ठीक है ना, सेम वैल्यू है, जो सेम है कट जाएगी तो क्या आ जाएगा, बस -1 बचेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इस डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यह क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास ए डैश है, ए डैश क्या है, 3 4 -1 2 और 0 1। ठीक है ना, अब ए की तो जरूरत पड़ेगी आपको, ए भी चाहिए, तो आप ए निकाल लीजिए यहीं के यहीं। तो क्या हो जाएगा, ए रो को कॉलम बना देंगे बस, 3 4, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, -1 2, तीसरी रो को तीसरा कॉलम, 0 1। ये ए डैश का ए का जिस तरीके से ए डैश निकलता है उसी का ए डैश का ए भी ऐसे ही निकलता है। ठीक है ना, बस रो को कॉलम बना दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसने बी दिया है आपको, बी क्या दिया है, बी दिया है -1 1 2 2 और 1 3। इसी तरह हम इसका बी डैश निकाल देंगे। बी डैश क्या आ जाएगा आपका, -1 2 1, ये वाली रो ये वाला कॉलम बन गया, और ये वाली रो जो है दूसरा कॉलम बन जाएगी 1 2 3। ठीक है ना, ये आ गया आपका सब कुछ। अब देखिए उसने क्या कहा है, वो कह रहा है टू प्रूफ, प्रूफ कीजिए। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें, हमें ये प्रूफ करना है ए माइनस बी का डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश होता है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले ए माइनस बी निकालेंगे, फिर उसका डैश निकालेंगे। देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं हम। ठीक है ना, हम करते हैं ए माइनस बी का भी डैश। तो जब हम ए माइनस बी का डैश करेंगे, ए माइनस बी का डैश करेंगे, तो देखिए बच्चों, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, यानी इसमें से ये घटाना है हमें। अब देखिए ये मैट्रिक्स बनेगी, पहले हम ए माइनस बी फाइंड करते हैं, पहले एलिमेंट में से पहला एलिमेंट घटाते हैं, तो 3 माइनस -1, तो 3 + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, -1 -2 -3 हो गया, और 0 -1 तो -1 हो गया, 4 -1 तो 3 हो गया, 2 -2 तो 0 हो गया, 1 -3 तो -2 हो गया। ठीक है ना, इसका डैश है, अगर डैश है तो ये डैश निकालते हैं, तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा 4 -3 और -1, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा 3 0 और -2। ठीक है ना, ये बन गया आपका ए माइनस बी का डैश। अब देखिए बच्चों, ए डैश माइनस बी डैश निकालते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या कहती है, ए डैश माइनस बी डैश। ए डैश आपके पास क्या है, ए डैश आपके पास ये रहा और बी डैश ये रहा, इसमें से ये माइनस करते हैं, 3 माइनस -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +4, 3 और 1 4 हो जाएगा ना, 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5। सॉरी हम माइनस कर रहे हैं, 4 में से 1 गया, 3 बचेगा। अब -1 और -2 तो -3 हो जाएगा, फिर 2 -2 तो ये 0 हो जाएगा, 0 -1 तो -1 रहेगा, 1 और -3 तो -2 रहेगा। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये आ रही थी, राइट हैंड साइड भी ये आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, हैंड्स, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड है, क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि पी ऑफ ए बराबर कितना है, पी ऑफ ए बराबर 0.12, पी ऑफ बी बराबर 0.15 और पी ऑफ बी ओवर ए बराबर कितना हो गया, 0.18। है ना, तो ज्ञात कीजिए कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं, वी नो दैट, आप ये लिख सकते हैं, वी नो दैट पी ऑफ बी ओवर ए, यानी सशर्त प्रायिकता, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या होती है कि पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए होता है। ठीक है ना, फॉर्मूला, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आ जाता है और नीचे वाला नीचे आ जाता है। ठीक है ना, अब देखिए पी ऑफ बी ऑफ ए क्या है, पी ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, एक ही बात है, और आ जाएगा पी ऑफ ए। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए आपके पास ये भी है, ये भी है, ये निकालना है, ये भी है। ठीक है ना, तो वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू क्या है, चलो लिख देते हैं पहले, पी ऑफ बी ओवर ए ये आ गया आपके पास, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए ये आ गया। ठीक है ना, अब देखिए बच्चों, ये इसकी वैल्यू क्या है, 0.18 रख दी यहाँ पर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये जू का तू रखेंगे, और ओवर में क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए यानी 0.12। ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास 0.0216। ठीक है ना बच्चों, ये आपका इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, तीसरे का क्या क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि देखिए ये गॉफ और फॉग वाला है, यानी फलनों का संयोजन, ऐसे क्वेश्चन आपके सिलेबस में कट चुके हैं पहले चैप्टर में से। ठीक है ना, तो इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो एक भी नहीं आएगा, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, इस पर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ख क्वेश्चन पर, ठीक है ना। ख क्वेश्चन, ये ख क्वेश्चन क्या कहता है, यदि x बराबर आपके पास साइन y है तो सिद्ध कीजिए ये, ठीक है ना। देखिए हम करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले साइन इनवर्स इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स आ जाएगा इक्वल्स टू आ जाएगा y, ठीक है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करिए, dw/2x, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। साइन इनवर्स x का क्या होता है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, y बराबर साइन इनवर्स x, है ना। ये वाली साइड इधर लिख लीजिए, ये वाली साइड इधर लिख लीजिए, आपको इजी लगेगा, ठीक है ना। देखिए अब y का करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1/√1 - x², ठीक है बच्चों। अब देखिए जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें ऐसी अवकल समीकरण प्रूफ करने के लिए दे रहा हो, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या करते हैं कि नीचे वाले जो भी इधर आए उसको इधर मल्टीप्लाई करो पहले, तो ये क्या हो जाएगा, √1 - x² मल्टीप्लाई में dy/dx और इक्वल्स टू में आ जाएगा 1, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएशन है तो हम दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dw/2x अगेन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, अगेन। अब देखिए क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। पहला फंक्शन का करेंगे दूसरा जू का तू, प्लस दूसरा का करेंगे पहला जू का तू। तो देखिए पहला फंक्शन जू का तू √1 - x², दूसरे का कर देंगे अवकलन तो हो जाएगा d2y/dx² प्लस दूसरा जू का तू रख देंगे dy/dx और पहले का कर देंगे, पहले का करेंगे तो ये √x की तरह होगा, है ना। तो √x का होता है 1/2√x, ठीक है। अब ये x तो था नहीं, है ना, तो कुछ और था, तो इसका दोबारा करेंगे, इसका जब दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का 0 और x² का -2x, ठीक है ना, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 का 0, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। देखिए एलसीएम में क्या आ जाएगा, √1 - x², ये एलसीएम आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी क्योंकि इसके अपोन में तो ये है नहीं, इसके अपोन में ही तो है ये, इसके अपोन में तो नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। और जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये दोनों सेम है रूट रूट में, तो ये सिंपल आ जाएगा 1 - x², ये एज इट इज़ रहेगा जो इंटू में है इसके d2y/dx²। अब ये वाला माइनस x इंटू यहाँ पे आ जाएगा dy/dx, क्योंकि इसके तो अपॉन में ये था ही, ठीक है ना, और इक्वल्स टू आ गया 0। अब देखिए बच्चों नीचे वाली जो ये नीचे वाली टर्म है इसकी गुना 0 में हो जाएगी, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 - x² इंटू dy/dx d2y/dx² माइनस x इंटू dy/dx इक्वल्स टू 0, ये सारा 0 में चला गया। अब देखिए इस वाली टर्म को इधर पहुंचा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 - x² इंटू d2y/dx² इक्वल्स टू x इंटू dy/dx, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। देखिए ये प्रूफ करना था, तो बच्चों आप इसको यहाँ मत छोड़ना, जैसा उसने प्रूफ करने के लिए कहा है ऐसा ही दिखाना है आपको, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, आपका प्रूव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गै क्वेश्चन है ना, तीसरे का गै क्वेश्चन। देखिए बच्चों ये कह रहा है कि क्या f(x) बराबर मोड x, x बराबर 0 पर अवकलनीय है। तो हमें ये चेक करना है कि f(x) बराबर जो ये मोड x है, अब ये मोड x को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए बच्चों इसको हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं, इसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, कैसे, एक तो पॉजिटिव x आ जाएगा। पॉजिटिव x कब आएगा, जब यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो। और ये माइनस x आ जाएगा कब, यदि x की वैल्यू 0 से छोटी हो, यदि x की वैल्यू 0 से छोटी हो, ठीक है ना बच्चों। तो हम मोड x को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बेस पे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हमें क्या करना है, x बराबर 0 पर चेक करना है ना, x बराबर 0 पर चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, पहले हम देखेंगे x बराबर 0 पर फंक्शन है कौन सा, ये वाला या ये वाला। तो जहाँ x बराबर 0 है, देखिए यहाँ पे x बड़ा भी है 0 से और बराबर भी है 0 के, तो x बराबर 0 पर फंक्शन हमारा ये बन जाएगा, f(x) बराबर x हो जाएगा। तो हम x में 0 रख देंगे, यहाँ पे f0 हो गया तो ये भी 0, यहाँ पे भी 0 रख देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी f0 बराबर 0 आ जाएगा फंक्शन की वैल्यू। तो अब निकालते हैं हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना, उसके थोड़ा सा लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव निकालते हैं, वहाँ पर क्या है। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच, f ऑफ a माइनस एच, यानी a हमारे पास क्या है 0 पर निकाल रहे हैं तो 0 माइनस एच माइनस f ऑफ 0 अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए लिमिट एज इट इज रहेगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए 0 माइनस एच यानी 0 से थोड़ी छोटी, ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू 0 में से अगर कुछ भी घटाएंगे तो 0 से तो छोटी आएगी, तो x की वैल्यू 0 से छोटी कहाँ है, यहाँ पर है x की वैल्यू 0 से छोटी, और उसमें फंक्शन क्या कह रहा है, f(x) बराबर माइनस एक्स है। तो आप क्या करोगे, जब 0 माइनस एच यहाँ पे x की जगह रखोगे तो यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, तो ये माइनस क्या आ जाएगा, माइनस के 0 माइनस एच आ जाएगा।
और माइनस ये वाला एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो है, और अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस एच। अब देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जब इस माइनस की इस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस एच हो जाएगा, और अपॉन में क्या है आपका माइनस एच, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा तो -1 बच जाएगा। लिमिट भी रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है ना, एच की टर्म में कुछ बचेगा नहीं तो खाली 1 आ जाएगा माइनस के। अब देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ, यहाँ पे ए प्लस एच आता है यानी जीरो प्लस एच। जो भी आप जिस पॉइंट पर भी लिमिट निकालोगे वो यहाँ पर आएगा पॉइंट, ठीक है ना, ए प्लस एच होता है ये, ए की जगह जो जिस भी पॉइंट पर आप निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ जीरो हो जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा आपके प्लस एच, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच को क्या लिख सकते हैं हम, जीरो प्लस एच लिख सकते हैं। क्यों, देखिए जीरो से बड़ी वैल्यू एक्स की वैल्यू, जीरो से बड़ी वैल्यू कहाँ है, जीरो से बड़ी एक्स की वैल्यू यहाँ है ना, जीरो से बड़ी एक्स की वैल्यू, तो उस पर फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स आ जाएगा, तो एक्स में जो भी रखेंगे वो यहाँ रखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो एफ जीरो प्लस एच रखना है हमें एक्स की जगह जीरो प्लस एच। देखिए एक्स की वैल्यू जीरो प्लस एच से बड़ी, जीरो प्लस एच से बड़ी एक्स की वैल्यू कहाँ है, यहाँ है ना, तो यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। तो हम जो भी जीरो प्लस एच एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे वो हमें यहाँ रखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो प्लस एच आ जाएगा प्लस के, ठीक है ना। अब देखिए माइनस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू तो जीरो ही है, और अपॉन में आपके क्या आ जाएगा, अपॉन में आपके आ जाएगा प्लस एच, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये एच अपॉन एच बचेगा और इससे कैंसिल आउट होकर के वन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव। अतः ये क्या हो जाएगा, अतः फलन x बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है ना बच्चों, ये अवकलनीय इस पर नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यह क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है और बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। बच्चों ये क्वेश्चन हमने कर रखा है, तीसरे का गह क्वेश्चन, ये हम पहले करके आ चुके हैं। और कौन से कोड में हमने किया है, ये किया है हमने 324 FG में, है ना, 324 FG कोड में हमने किया है, वहाँ पे ये तीसरे का ख क्वेश्चन था, ठीक है ना, तीसरे का ख क्वेश्चन था। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहां से कर लेना, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चौथे का कै। फोर्थ के कै क्वेश्चन ये भी हमने कर रखा है बच्चों, ये हमने कहाँ का किया है, ये किया हमने 324 BC कोड में, है ना, 324 BC कोड में। कौन सा है ये, वहां पे नौवे का ख है, नाइन्थ का ख है, ठीक है ना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको भी वहां से कर लेना, ठीक है ना बच्चों। रिपीट बार बार करने से हमारा टाइम थोड़ा सा वेस्ट होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वेश्चन करने हैं, अनसोल्व करने हैं, इस वजह से हम एक क्वेश्चन को दोबारा नहीं कराएंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हमने पीछे से कर रखा है, रिकॉर्डेड है, तो आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ का गए क्वेश्चन बच्चों, ये आपके सिलेबस में है, ये यहाँ पे इसने स्टार गलत लगा दिया है। 4 का ख क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है ना। ये कह रहा है कि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर आपके पास क्या है, ये कह रहा है i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप। ये कह रहा है कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ए का बी पर प्रक्षेप क्या होता है, ए का बी पर प्रक्षेप, ठीक है ना, वो उल्टा भी पूछ सकता था, वो बी का ए पर भी पूछ सकता था। तो आपको सिर्फ क्या करना है, जब ए का बी पर हो तो ए को यहाँ पे लगाओ डॉट में, और बी के अपॉन में बी का परिमाण लगा दो, ठीक है ना। अगर वो बी का ए पर पूछता तो आप क्या करते, बी डॉट ए लगा देते और ए के अपॉन में ए का परिमाण लगा देते, ठीक है ना बच्चों, समझ गए। बस ये आपको करना है। अब देखिए ए डॉट बी क्या हो जाएगा आपके पास, ए लिख दीजिए पहले तो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और डॉट में क्या आ जाएगा, बी वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप, ठीक है। अब अपॉन में क्या आ जाएगा इसके, वेक्टर बी का परिमाण, वो कैसे निकलता है, अंडर रूट आई के जो आई का गुणनफल है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस जे का जो कोफिशिएंट है उसका कर दो स्क्वायर, फिर के का जो है उसका कर दो स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों ये क्या होगा, आई के मल्टीपल के साथ गुना होगी, इसका मल्टीपल 2 है, इसका मल्टीपल 1 है, तो 2 एकम 2, और आई डॉट आई हो जाएगा 1, तो 2 एकम आ जाएगा 2। अब आई का जे के साथ भी जीरो होता है, आई का के साथ भी जीरो होता है, बस सेम की प्रोडक्ट में 1 आता है, ठीक है ना। जैसे जे डॉट जे 1 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, इनके मल्टीपल की गुना हो जाएगी, फिर के मल्टीपल की गुना हो जाएगी, 2 एकम 2, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 1, तो कितने हो गए, 6 हो गए, अंडर रूट 6, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा बच्चों टोटल, ये टोटल हो जाएगा आपका 6 और 2 8 और 2 10, 10 बटे ये हो जाएगा आपका 10 बटे रूट 6, है ना, 10 बटे रूट 6।
और बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गया क्वेश्चन ये भी बच्चों आपके सिलेबस में है, तो इसको भी हम करेंगे। गया क्वेश्चन, इसने गलत लगा रखा है स्टार यहाँ पर। ये कह रहा है कि एक थैले में 4 सफ़ेद और 2 काली गेंदें हैं तथा दूसरे थैले में 3 सफ़ेद और 5 काली गेंदें हैं। यदि प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए, ये कह रहा है कि एक थैले में 4 सफ़ेद और 2 काली गेंदें हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, हम पहले थैले से चलते हैं ना। पहले थैले में कुल गेंदें कितनी है। पहले थैले में कुल गेंद कितनी हो जाएगी, 4 + 2 यानी 6 गेंद हो जाएंगी, ठीक है ना। अब उसमें लाल गेंद कितनी है, उसमें सफ़ेद गेंद कितनी है। सफ़ेद गेंद कितनी है आपके पास, सफ़ेद गेंदों की संख्या है आपके पास 4। और काली गेंदों की संख्या कितनी है, काली गेंदों की संख्या आपके पास कितनी है, वो है आपके पास 2, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको प्रत्येक थैले से एक गेंद निकालनी है और वो गेंद काली होने की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है ना। तो इस थैले से, पहले थैले से काली गेंद होने की निकलने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। तो पहले थैले से काली गेंद निकलने की प्रायिकता, काली गेंद निकलने की प्रायिकता, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, देखिए प्रायिकता क्या हो जाएगी, उसमें काली गेंदें कितनी हैं, तो हमारे अनुकूल कितने परिणाम हैं, 2। तो यहाँ पे 2 काली गेंदें हैं, अपॉन में टोटल गेंदें, टोटल कितनी है 6, तो ये क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है ना। प्रायिकता कैसे निकलती है, अनुकूल परिणाम बटे टोटल यानी कुल परिणाम, है ना। तो 2/6 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब देखिए दूसरे थैले में चलते हैं, ठीक है ना। ये कह रहा है कि दूसरे थैले में कुल गेंद, हम लिखते हैं दूसरे थैले में कुल गेंद। तो दूसरे थैले में कुल गेंद कितनी है, 3 सफ़ेद 5 काली। तो 3 + 5 कितनी होगी हमारे पास 8, ठीक है ना। तो इसमें सफ़ेद गेंदें कितनी है वो लिख लीजिए, सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है आपके पास 3। और काली गेंदों की संख्या कितनी है, काली गेंदों की संख्या आपके पास है इसमें 5, ठीक है ना। अब अगर दूसरे थैले से मुझे काली गेंद निकालने की प्रायिकता निकालनी है, दूसरे थैले से काली गेंद निकलने की प्रायिकता, काली गेंद निकलने की प्रायिकता, देखिए दूसरे थैले से काली गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी, कितनी है काली गेंद दूसरे थैले में 5, तो अनुकूल परिणाम 5 हो गए। टोटल कितनी है 8, तो 5/8 होगी, ठीक है ना। अब दोनों थैलों से अगर एक साथ निकालनी है तो हम क्या कह देंगे, तब दोनों थैलों से दोनों गेंद जो हमने निकाली है, दोनों गेंद काली निकलने की प्रायिकता, दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता, काली गेंद होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का गुणन नियम क्या कहता है कि जब दो घटनाएं एक साथ हों तो उनका मल्टीपल कर दीजिए। तो पहली कितनी आई थी 1/3, दूसरी कितनी आई 5/8, तो 1/3 गुना 5/8 कितना हो जाएगा, ये 5/24 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घ क्वेश्चन, बच्चों घ क्वेश्चन क्या कहता है, समाकलन e⁻x 1 + x अपॉन कोस स्क्वायर x e⁻x dx, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 4 बहुविकल्प इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए 2 नंबर में इसने बहुविकल्प दे दिया आपको, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए सॉल्व करके उसको चाहे दिखा दीजिएगा क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर x e x, इसको मान लीजिए टी आप, लेट x e⁻x = t, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और आ जाएगा इधर आ जाएगा dt/dx, ठीक है ना। अब देखिए ex कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से बचेगा x + 1, है ना। और इनटू में आ जाएगा इधर से dx, तो इक्वल्स टू आ जाएगा dt। अब देखिए बच्चों e⁻x 1 + x, e⁻x 1 + x dx, तो इसकी जगह पूरे की जगह dt रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा dt पूरे की जगह अपॉन ये कोस स्क्वायर जो का तू रहेगा कोस स्क्वायर, और इसकी जगह रख देंगे हम t, तो ये कोस स्क्वायर t हो गया। अब इसका समाकलन हमें करना है, तो देखिए इसका समाकलन तो हमारे पास होता नहीं, लेकिन सेक स्क्वायर कर सकते हैं इसको हम। 1 कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर t, और ये हो जाएगा dt। इसका समाकलन होता है हमारे पास सेक स्क्वायर t का। सेक स्क्वायर t का समाकलन क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर t का समाकलन होता है, डायरेक्ट कर देते हैं, ये होता है हमारे पास tan t + c। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास tan t की वैल्यू क्या है x e⁻x + c, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। देखिए कौन सा है, tan x e⁻x + c, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप ऐसे लिख देना सेकंड ऑप्शन tan x e⁻x + c, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, चलते हैं पांचवा क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि 5 खंडों को हमें हल करना है और इसमें कितने दे के रखे गए, 6 देगा, ठीक है ना। 6 में से आपको 5 करना है और पांचों, हर क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो बच्चों ध्यान से चूज करना, ठीक है ना। अब देखिए पांचवे का क्या क्या कहता है। ये कह रहा है कि 0 to π/2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। इसका हमें क्या करना है, मान बताना है, ठीक है ना। ये हो जाएगा dx। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं, माना ये i बराबर है, ठीक है ना, i बराबर, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, i बराबर ये है हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, जब हमने i बराबर इसको मान लिया तो अब हम परगुण 4 लगा देंगे इसमें। परगुण 4, परगुण 4 क्या कहती है, परगुण 4 ये कहती है अगर आपके पास कोई फंक्शन 0 to a लिमिट में हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, परगुण 4 उसको लिख करके बता देंगे और आगे चलते हैं। देखिए अब ये परगुण इस पर अप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, i इक्वल्स टू 0 to π/2 ही रहेगा। ये हो जाएगा आपके पास साइन π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कोस π/2 माइनस एक्स, कोस π/2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ये आ जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स और ये आ जाएगा कोस π/2 माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा dx। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपके पास, 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो ये कोस थीटा हो जाएगा कोस एक्स, और कोस 90 माइनस थीटा ये भी साइन थीटा होता है तो इसको साइन एक्स कर देंगे और अपॉन में, क्योंकि सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए प्लस रहेंगे, है ना। तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन, ये कोस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा dx। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसको बना लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड, फर्स्ट ये है ऊपर आपके पास और सेकंड ये है, इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है ना बच्चों। यहाँ से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 0 to π/2 और फर्स्ट इक्वेशन है आपकी साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये तो आ गई आपकी फर्स्ट वाली, ठीक है ना। फिर प्लस सेकंड वाली लगा दो, 0 to π/2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर 1 प्लस कोस एक्स इंटू साइन एक्स, 1 प्लस कोस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए हम क्या करेंगे, कैसे इनको जोड़ेंगे, दोनों की लिमिट सेम है तो दोनों की लिमिट सेम एक ही दे दीजिए बस दोनों को, ठीक है ना। एक फंक्शन कर देंगे और इनको इकट्ठा कर लेंगे। अब देखिए इसका भी नीचे सेम फंक्शन, सेम वही टर्म है जो इसकी है ना, 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स, और इसका भी 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स ही है ना, 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स। तो नीचे जब सेम है तो अब जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे बस एक ही आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है ना। और जब नीचे सेम हो तो आपको पता होगा ऊपर वाले एज इट इज लिख देते हैं जोड़ करके, जो भी बीच में साइन है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस बीच में लगा दिया और ये वाला लिख दो अब, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा dx। अब देखिए बच्चों, ये प्लस का ये माइनस का खत्म, ये प्लस का ये माइनस का खत्म, ये ऊपर जीरो हो गया, जीरो को किसी से डिवाइड करोगे सारा जीरो हो जाएगा। तो ये 0 to π/2 क्या आ जाएगा, 0 dx आ जाएगा। अब जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो, तो i बराबर आपका ओवरऑल जीरो आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। यह क्वेश्चन करते हैं। देखिए यह क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि 0 to π/2 अगर आपके पास है और फंक्शन आपका है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, है ना। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों देखिए, आपको अगर याद हो तो ये फॉर्मूला एक बन रहा है ना, किसका, कोस टू एक्स का फॉर्मूला होता है ना ऐसा, इस फॉर्म का। क्या होता है वो कोस टू एक्स का फॉर्मूला, कोस टू एक्स का फॉर्मूला ये कहता है कि कोस टू एक्स बराबर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है ना। और अगर मैं ये टू यहाँ से हटा दूं तो ये टू इसके अपॉन में आ जाएगा, इस एक्स के भी और इस एक्स के भी, ठीक है। तो यहाँ से ये टू ही हटेगा, ये टू इसके भी अपॉन में है और इसके भी अपॉन में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कोस स्क्वायर को प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं जैसे इसमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है ना। और ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक है बच्चों, ये है आपका अलग। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ गया, ये हो जाएगा 0 to π/2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, फॉर्मूला बन जाएगा कोस एक्स का dx, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब देखिए कोस एक्स का इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, तो हम साइन एक्स लिख देंगे, पॉजिटिव वाला साइन एक्स, बाहर माइनस इसलिए माइनस आ गया। लिमिट क्या आ जाएगी, 0 to π/2, ठीक है। अब लिमिट इसकी पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस लिमिट पुट करेंगे, ये हो जाएगा साइन π/2। एक बार ये एक्स की जगह ये अपर लिमिट रख दीजिए, फिर माइनस लगाइए, फिर लोअर लिमिट रख दीजिए और ये हो जाएगा आपका साइन जीरो, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल आपका क्या आ जाएगा, साइन π/2 की वैल्यू होती है वन, ठीक है ना। साइन π/2 की वैल्यू होती है -1। बच्चों ये क्या है, साइन π/2 है ना, तो ये हो जाएगा आपका साइन π/2, साइन π/2
बच्चों ये लिमिट पाई/2 नहीं है, पाई है ना, तो हम इसको पाई कर देंगे, लिमिट को सिर्फ पाई है, ये भी पाई है, तो ये भी पाई हो जाएगी और ये भी पाई हो जाएगी, ठीक है ना, ये पाई/2 हट जाएगा। तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये ओवरऑल हो जाएगा आपका 0, साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है ना, तो आपका ये क्या हो जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अड़ा क्वेश्चन 5वें का। बच्चों ये क्वेश्चन हम पहले आपको करा चुके हैं, कौन से कोड में, 324 FG कोड में आपको हम ये करा चुके हैं, वहाँ पे ये छठे का घ क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहाँ से कर लेना। चलिए चलते हैं 6 क्वेश्चन पर। सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan−1√2 होता है, ठीक है ना, हम ये प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक शंकु बना लेते हैं ना, एक शंकु हमने बना लिया। अब देखिए ये शंकु जो होगा, इसकी ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, और आधार की त्रिज्या इसकी क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। आधार की त्रिज्या हमने क्या मान ली, r मान ली, ठीक है ना, ये त्रिज्या r है, ऊंचाई h है। ये अर्धशीर्ष कोण जो है इसका हमने थीटा मान लिया, और इसकी ऊंचाई जो मान ली वो l मान ली, ठीक है ना। बस ये आपको सब कुछ सारा कुछ थ्योरी में लिखना है। माना शंकु की त्रिज्या r है ना, माना शंकु की त्रिज्या बराबर r, उसकी ऊंचाई बराबर कितनी है, ऊंचाई उसकी है h, ठीक है ना। तिर्यक ऊंचाई कितनी है, ये सब कुछ लिख देना है आपको थ्योरी में। तिर्यक ऊंचाई इसकी क्या है, वो l है, ठीक है ना। ये सब कुछ बता दिया आपने। अर्धशीर्ष कोण भी मान लो, माना अर्धशीर्ष कोण थीटा है, माना अर्धशीर्ष कोण क्या है, अर्धशीर्ष कोण थीटा है, ठीक है ना। तब अब देखिए, तब क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं इस एंगल ट्रायंगल से लूँ, ये आपके पास अगर ए हो, ये बी हो और ये सी हो, तो त्रिभुज ए बी सी में, अगर मैं देखूँ, तो मैं यहाँ पर थीटा लगाता हूँ, है ना। मुझे क्या चाहिए, एक तो चाहिए आर की वैल्यू और एक एच की वैल्यू। तो आर बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा एल साइन थीटा। कैसे, देखिए मैं साइन थीटा निकालता हूँ, साइन थीटा होता है लंबवत कर्ण, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, ये लंब और ये कर्ण, तो आर अपॉन एल बराबर साइन थीटा आ जाएगा, आर अपॉन एल बराबर साइन थीटा, ठीक है ना। और अगर मुझे चाहिए कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, है ना। तो आधार बटे कर्ण इक्वल्स टू आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है ना, इसी से ही। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, आर बराबर एल साइन थीटा, और एच बराबर एल कोस थीटा, ठीक है ना बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, हम शंकु के आयतन पर चलते हैं। माना शंकु का आयतन V, शंकु का आयतन शंकु का आयतन V, है ना। शंकु का आयतन V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर की वैल्यू, एच की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। V बराबर 1/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है, एल साइन थीटा, तो यहाँ पे रख दी, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इंटू एच की वैल्यू क्या है, एल कोस थीटा, तो यहाँ पे रख देंगे, ये आ जाएगा एल कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, V बराबर 1/3 पाई, एल क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर और एक ही, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, और ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट 1। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, DW/2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, DV अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू 1/3 पाई एल क्यूब। ये तो हो गया कांस्टेंट, इसको तो रख दो बाहर। फर्स्ट फंक्शन, इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन यानी माइनस साइन थीटा प्लस सेकंड एज इट इज, सेकंड कौन सा है, कोस थीटा, ये जू का तू, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/3 पाई एल क्यूब, ये हो जाएगा आपके पास माइनस के साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, DV अपॉन डी थीटा आ गया, ठीक है ना। यहीं कहीं हम क्या करते हैं, इसको एक और बार इसका अवकलन कर देते हैं, तो D2V अपॉन डी थीटा स्क्वायर आ जाएगा 1/3 पाई एल क्यूब, तो यहाँ से माइनस साइन क्यूब थीटा का हो जाएगा माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा, जैसे एक्स क्यूब का करते हैं ऐसे ही 3x² हो गया। अब साइन थीटा का अलग से कर देंगे, तो ये हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। प्लस अब इसका अलग करेंगे, ठीक है ना। इसका कैसे होगा, दो तो रख दो बाहर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन ये है और सेकंड फंक्शन ये है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन थीटा, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन कोस स्क्वायर का हो जाएगा 2 कोस थीटा इंटू कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। ये आ जाएगी ओवरऑल टर्म आपकी माइनस में। अब प्लस लगाया हमने, प्लस लगाने के बाद कोस स्क्वायर थीटा जूगा तू, और कोस स्क्वायर थीटा जूगा तू साइन थीटा का हो गया आपके पास कोस थीटा, ठीक है ना। और ये ब्रैकेट हो गया बंद, और फिर दूसरा ब्रैकेट बंद हो गया, ये छोटा ब्रैकेट ले लो, ठीक है ना।
अब देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 पाई एल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। और ये माइनस के 2 दूनी 4 हो गया, माइनस के 2 दूनी 4, ये भी साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। और ये क्या आ जाएगा आपका प्लस के 2 कोस क्यूब थीटा, है ना, प्लस के 2 कोस क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए कितना हो जाएगा, ये भी सेम है ना, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, कितने हो जाएंगे, -3 -4 -7 हो गए। तो पाई एल क्यूब भी कितना हो जाएगा, -7 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, और प्लस में आ जाएगा 2 कोस क्यूब थीटा। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ दो, अब d2v/d थीटा स्क्वायर यहीं पे छोड़ दो, और इसको बना लो यहाँ पे समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, उच्चतम और निम्नतम मान के लिए, है ना, उच्चतम और निम्नतम मान के लिए, उच्चतम व निम्नतम निम्नतम मान के लिए, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए हम क्या करते हैं, d2v/d थीटा स्क्वायर को 0 रखते हैं, सॉरी dv/d थीटा को 0 रखते हैं। तो dv/d थीटा हमारे पास क्या था, ये वाला, जब हम इसको 0 रखेंगे तो ये सारा 0 में चला जाएगा, है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बस इसके बराबर ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या रखते हैं, चलो यहाँ पे रख देते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस के साइन क्यूब थीटा और प्लस के 2 साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर आ जाएगा क्या, 0। ये उधर गया तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2 साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन क्यूब थीटा। अब देखिए एक साइन थीटा से ये कट जाएगा, 2 बच जाएंगे यहाँ पे, तो क्या बचेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, एक तो ये आ गई बात। अब यहाँ से क्या करते हैं, देखिए इसको जुगा तो रखिए, लेकिन इसके आगे भी चलिए। अब ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, इसको अपॉन में ले गए इधर, और स्क्वायर इधर चला गया, तो ये क्या आ जाएगा, √2 बराबर टेन थीटा। और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा बराबर टेन इनवर्स √2। ठीक है ना, टेन इनवर्स √2। ये तो आ गया हमें जो प्रूफ करना था, लेकिन क्या महत्तम आयतन पर है, ये वो हमें देखना है। तो हम क्या करते हैं, जो भी आप 0 रख करके जो वैल्यू निकाल रहे हो, इसमें से किसी का भी यूज करके, किसी भी इक्वेशन का यूज करके, बस आप ये देख लीजिए d2v/d थीटा स्क्वायर माइनस है या प्लस है। तो हम क्या करते हैं, ये वैल्यू यूज करके हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है ना, ये वैल्यू यूज करके 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या रख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम कोस ये रख लेते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे, है ना। तो क्या हो जाएगा, जब हम 2 कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14 कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे रख दिया हमने, हम ये लिख रहे हैं बस टेन थीटा बराबर टेन इनवर्स √2 पर, क्योंकि ये इसी से सॉल्व करके बना है। ठीक है ना, तो हमें दिखाना तो पड़ेगा ही। तो हम क्या करते हैं, हम इस कह ये रहे हैं और रख ये रहे हैं, है तो यही, है ना, है तो यही सेम है ये दोनों बात, हम बस ये रख रहे हैं वहाँ पे ताकि हमें आसान पड़े। हमने यहाँ रख दिया ये, तो ये बन गया 14 कोस क्यूब थीटा और प्लस के 2 कोस क्यूब थीटा, ये तो कितना हो जाएगा, 1/3 पाई एल क्यूब -14 + 2 कितने हो गए, -12 कोस क्यूब थीटा। अब देखिए इस 3 से कट गया, 3 चौक 12, तो कितना आ गया, -4 पाई एल क्यूब कोस क्यूब थीटा, है ना। अब देखिए ये माइनस आ गया, यानी निगेटिव आ गया, निगेटिव। अगर ये निगेटिव आता है, d2v/d थीटा स्क्वायर निगेटिव आता है, तो इसका मतलब ये उच्चतम है। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि ये निगेटिव आ गया, अतः जब थीटा बराबर टेन इनवर्स √2 है, तब v जो है वो उच्चतम होगा, v उच्चतम होगा। ठीक है ना, इसका मतलब अतः जो उसने कहा था वो हमने प्रूफ कर दिया। अतः तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन, अतः तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन, और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण क्या होगा, टेन इनवर्स √2 होगा। ठीक है ना, टेन इनवर्स √2 होगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका प्रूफ। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन को लेकर। तब तक आप इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है ना बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।